तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पीरियोडिक टेबल का नया लेक्चर। और इस चैप्टर के अंदर बच्चों आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है ऑक्सीकरण अंक के बारे में, इसके बारे में पढ़ना है। और हमें पढ़ना है प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जेड इफेक्टिव बोलते हैं। तो ये हमें दो टॉपिक आज कंप्लीट करने हैं। इन पे कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ इससे आगे की बातें भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे, अच्छा तो ऑक्सीकरण अंक, जिसके लिए आप 2-4 लेक्चर पहले परेशान हो रहे थे कि ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, उस ऑक्सीकरण अंक के बारे में बच्चों हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ऑक्सीकरण क्या होता है। थोड़ी बहुत जानकारी हमने पिछली क्लास में बता दी थी। ऑक्सीकरण होता क्या है? ऑक्सीकरण का मतलब किसी भी तत्व पर, उसके परमाणु पर उपस्थित आवेश, सामान्य भाषा में बोल सकते हो किसी भी तत्व के परमाणु पर उपस्थित आवेश, चाहे अब वो बंधित हो चाहे अबंधित हो, ठीक है, किसी भी अवस्था में उस पर उपस्थित आवेश क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण अंक होता है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीकरण अंक है बेटा, उस ऑक्सीकरण अंक के बाद में हमें पढ़ना होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो इस ऑक्सीकरण अंक की अगर हम बात करें, अच्छा एक क्वेश्चन भी मुझे करवाना था। मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था बेटा, मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन किया होगा। होमवर्क में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। अभी आज मैं आपको ये होमवर्क का क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलिए, तो ऑक्सीकरण अंक के बारे में हमें आज आगे की जानकारी प्राप्त करनी है। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आज हमें आगे की जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है? चलो, तो ऑक्सीकरण अंक का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी तत्व के परमाणु पर उपस्थित आवेश, वही है उसका ऑक्सीकरण अंक, ठीक है? तो मैं आपको पिछली क्लास में ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के तरीके में सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऑक्सीकरण अंक बता चुका हूं। चलो, तो लाइव चैट में मुझे ये बताओ, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? कोई भी बच्चा मुझे बता दे, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऑक्सीकरण अंक क्या लिखते हैं? बताओ। हाइड्रोजन परमाणु के लिए सामान्य रूप से ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए सामान्यतया ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या होता है? सामान्यतया ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? +1। हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या होता है बेटा? +1। तो जब भी आप हाइड्रोजन परमाणु के ऑक्सीकरण अंक की बात करें तो सामान्य रूप से क्या होता है? +1। लेकिन कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि इसका ऑक्सीकरण अंक कुछ और भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कभी कभी -1 भी होता है, -1 भी होता है। और -1 कहाँ होता है? तो उदाहरण जैसे कि सोडियम हाइड्राइड। तो धातु के साथ जब भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा ना, तो इसका ऑक्सीकरण अंक -1 होगा। तो पहचानने का तरीका क्या है? धातु के साथ जब भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, धातु के साथ जब भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, तब ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। क्या होता है? तब ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। तो ध्यान रखना बेटा, जब भी धातु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसका ऑक्सीकरण अंक -1। तो ये धातु, इसके साथ हाइड्रोजन -1।
कैल्शियम हाइड्राइड, तो ये धातु, हाइड्रोजन -1, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्राइड, धातु, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे -1। तो ध्यान रखना बेटा, जब भी धातु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो उसका ऑक्सीकरण अंक -1 होगा। इन्हें हम बोलते हैं बेटा धात्विक हाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धात्विक हाइड्राइड। चले इसी क्रम में अब दूसरा है बेटा ऑक्सीजन परमाणु के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन परमाणु के लिए ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं? ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु के लिए ऑक्सीकरण अंक निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। सामान्यतया ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 होता है। सामान्यतया ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? -2 होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो उदाहरण पानी। अब पानी के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना है? -2। और हाइड्रोजन का तो मैंने आपको बता ही रखा है, हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा? +1। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन का सामान्यतया क्या होता है? सामान्यतया हाइड्रोजन का +1 होता है। लेकिन हाइड्रोजन जब भी धातुओं के साथ होगा तो हाइड्रोजन का -1 होगा। अगर हाइड्रोजन किसी धातु के साथ है तो -1 होगा, लेकिन हाइड्रोजन किसी धातु के साथ नहीं है, हाइड्रोजन अधातु के साथ है, तो इसका क्या होगा? +1 होगा। यहां तक की बात समझ में आई? फटाफट लाइव चैट में थम्स अप दिखाओ यार फटाफट। बेटा मैं क्लियरली बोल रहा हूं, एकदम बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं। धातु के साथ हाइड्रोजन लगा होगा तो -1 होगा, लेकिन धातु के अलावा किसी अधातु जैसे ऑक्सीजन, इसके साथ अगर हाइड्रोजन है तो इसका +1 होगा। कितना होगा बेटा? +1। याद रहेगा। चलो अच्छा, इस अवस्था में ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा बेटा? -2। याद रखना। जैसे कि मान लो सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना है? क्या लिखा है? ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना हो जाएगा? -2। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना? -2। तो इनका ऑक्सीकरण अंक -2। अच्छा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 के अलावा कुछ और हो? बिल्कुल। कुछ यौगिकों में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होता है। चलो किस में होता है? तो उदाहरण परोक्साइड में। किस में होता है बेटा? परोक्साइड में। कोई भी बच्चा मुझसे बार बार एक ही चीज ना बुलवाए। मैं एक बार जो बोलूंगा 10 बार भी वही बात बोलूंगा। आप मुझे बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -1 किस यौगिक में? मैं फिर बोल रहा हूं, जितने भी पेरोक्साइड हैं उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -1 है। ध्यान रखना, जैसे कि उदाहरण में H2O2, इसको हम बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना है बेटा? -1। कितना है? -1। क्लियर? चलो फिर Na2O2, इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम पेरोक्साइड। इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना है? -1। ध्यान रखना, जो पेरोक्साइड होते हैं ना बेटा, उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है, बाकी हर जगह -2। चलो, क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है? बिल्कुल। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक
+2 भी होता है। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण OF2। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना होता है बेटा? +2 होता है। तो ध्यान रखना OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना है? +2। अच्छा, क्यों +2 कैसे? चलो मैं आपको बताता हूं। देखो OF2, ठीक है, ये वाला 2 जाकर के यहां चढ़ा, ठीक है, और ये वाला 1 जाकर के यहां चढ़ा। तो ये 2 यहां चढ़ेगा तो +2 आ जाएगा, ये एक यहां चढ़ेगा तो -1 आ जाएगा, ये वाला 2 यहां चढ़ेगा तो +2, ये वाला एक यहां चढ़ेगा तो -1। बचपन में आपने किया होगा ना, क्रॉस करते हो ना। अच्छा, जैसे मान लो मैंने लिखा ये Na2O, ऐसे लिखते हो, तो ये 2 कहां जाता है? 2 यहां जाता है, और 1 कहां जाता है? ये 1 यहां जाता है। बचपन में किया होगा ना 8th 9th क्लास में। इस तरह से मतलब कि सोडियम पे क्या आ जाएगा? +1, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? -2। बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, बाद में जो लिखा है उस पे आवेश माइनस में आएगा, और पहले जो लिखा है उस पे आवेश प्लस में आएगा। मतलब कि जनरली ऐसा होता है ना, हमेशा तो नहीं बोलेंगे, बट जनरली ऐसा ध्यान रखना है कि जो पहले एलिमेंट लिखा हुआ, तत्व लिखा हुआ, वो प्लस में होता है उस पे आवेश, और जो बाद में लिखा होता है उसमें जनरली हम देखते हैं माइनस में लिखा होता है। ठीक है, तो कई बार बच्चे ऐसा डाउट भी पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस पे प्लस आएगा और किस पे माइनस आएगा? डाउट आता है ना आपके दिमाग में, सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस पे प्लस आएगा किस पे माइनस आएगा? ध्यान रखना, जो पहले लिखा गया है उस पे जनरली प्लस, और जो बाद में लिखा गया उस पे सामान्यतः माइनस। जो पहले लिखा गया उस पे प्लस, और जो बाद में लिखा गया उस पे माइनस। तो ये ध्यान रखना, जो पहले लिखा गया है जनरली उस पे प्लस, जो बाद में आएगा उस पे माइनस। तो OF2, तो OF2 में इस पे कितना आ जाएगा बेटा? ऑक्सीकरण +2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +2। चलिए, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक +1 भी होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक +1 भी होता है, जैसे कि उदाहरण O2F2। जैसे कि उदाहरण क्या? O2F2। ठीक है, चलो अब इसको कैसे करना है बेटा? देखो, 2 से ये 2 गया, यहाँ कितना बचेगा? 1, यहाँ कितना बचेगा? 1। ये वाला 1 चला जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और ये वाला 1 आ जाएगा फ्लोरीन के ऊपर। ये वाला 1 ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा 1, जो पहले लिखा होता है उसके आगे प्लस, ये वाला 1 चला जाएगा फ्लोरीन के ऊपर तो -1। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? +1। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण क्या है? +1। O2F2 के अंदर ऑक्सीकरण कितना है? +1। तो O2F2 के अंदर ऑक्सीजन पे ऑक्सीकरण कितना है? +1। तो O2F2 में ऑक्सीजन पे ऑक्सीकरण कितना है? +1 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -1/2 भी होता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण KO2। ठीक है, चलो तो अब क्या करोगे? अब कैसे करोगे इसको? तो देखो, ये वाला 1 यहां चढ़ा लो, चढ़ा लिया ये 1 यहां। अब देखो, जैसे इस 1 को यहां चढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? देखो O2, और ये वाला 1 यहां जाएगा तो माइनस में 1 आएगा। भाई ये वाला 1 ऊपर चढ़ाओगे तो माइनस में 1 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। अब देखो बेटा, आप मुझे बताओ, 2 ऑक्सीजन पर -1 आवेश है, 2 ऑक्सीजन परमाणु पर कितना है? -1 आवेश। तो 1 ऑक्सीजन परमाणु पर कितना होगा? 2 ऑक्सीजन परमाणु पर -1 है,
इसीलिए एक ऑक्सीजन परमाणु पर कितना होगा, -1/2। तो 2 ऑक्सीजन परमाणु पर -1 है, तो एक ऑक्सीजन परमाणु पर -1/2, तो एक ऑक्सीजन परमाणु पर कितना होगा, -1/2, -1/2 होगा। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन परमाणु पर -1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हम ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब भी ऑक्सीजन परमाणु पर -1/2 आवेश आता है तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। तो सुपर ऑक्साइड -1/2, सुपर ऑक्साइड -1/2, जब भी ऑक्सीजन पर -1/2 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड। चलो, तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं। तो ऑक्सीजन परमाणु पर कितने ऑक्सीकरण अंक संभव है, देखो ऑक्सीजन परमाणु का -2 संभव है, ऑक्सीजन परमाणु का -1 भी संभव है, ऑक्सीजन परमाणु का +1 संभव है, ऑक्सीजन परमाणु का +2 संभव है, ऑक्सीजन परमाणु पे -1/2 भी संभव है। ये सारे संभव है ऑक्सीजन परमाणु पर। तो ऑक्सीजन परमाणु के इतने सारे ऑक्सीकरण अंक होते हैं। ऑक्सीजन परमाणु पर -2 भी होता है, ऑक्सीजन परमाणु पर -1 भी होता है, +1 भी होता है, +2 भी होता है, -1/2 भी होता है। क्लियर। चलो, तो सामान्यतया कौन सा होता है, सामान्यतया जो हमें देखने को मिलता है वो कौन सा है, -2। लेकिन -1 भी होता है। -1 किस में होता है, परोक्साइड में, हाइड्रोजन परोक्साइड, ठीक है, सोडियम परोक्साइड, इन सब में ऑक्सीजन पर कितना होता है, -1। चलो, +1 किस में होता है बेटा, OF2 नहीं, O2F2, O2F2 में ऑक्सीजन पे कितना होता है, +1 होता है। चलो, +2 किस में होता है, +2 होता है OF2, किस में होता है बेटा, OF2 में। और -1/2 किस में होता है, KO2। तो जब भी -1/2 होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सुपर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड। क्लियर। जब भी -1 होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, परऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परऑक्साइड। तो इसको हम बोलेंगे सुपर ऑक्साइड, इसको हम बोलेंगे परऑक्साइड। ये परऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड। ठीक है। चलो, अब बात करते हैं बेटा आगे की। ये हो गया ऑक्सीजन परमाणु पर ऑक्सीकरण अंक। चलो, तो हाइड्रोजन परमाणु पर हो गया, ऑक्सीजन परमाणु पर हो गया। अब हम बच्चों आगे की बात करते हैं, तीसरा हैलोजन परमाणु पर। किस पर, हैलोजन परमाणु पर। चलो, हैलोजन परमाणु पर सामान्यतया क्या होता है, जनरली हैलोजन परमाणु पर कौन सा होता है, -1 होता है। सामान्यतया हैलोजन परमाणु पर ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, -1 होता है। जैसे कि उदाहरण HCl। तो बेटा मैंने आपको बता रखा है कि हाइड्रोजन पर सामान्यतः क्या होता है, +1। हाइड्रोजन पर +1 होता है तो हैलोजन पर क्या होता है, -1। क्या होता है, -1। तो हाइड्रोजन पर अगर +1 होगा तो हैलोजन पर -1, तो -1 आ गया। इसी तरह से मान लो बेटा आपको दे रखा है NaCl, तो सोडियम पे आप लिखते हो +1, तो हैलोजन Cl- पे आप क्या लिखोगे, Cl पे आप क्या लिखोगे, -1। तो हैलोजन परमाणु पर बेटा क्या होता है, -1 ऑक्सीकरण अंक होता है। चलो, फ्लोरीन परमाणु पर सदैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। फ्लोरीन परमाणु पर सदैव -1
ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, कोई भी यौगिक हो, जैसे कि उदाहरण HF। अब HF यौगिक में फ्लोरीन पर क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, NaF इसमें फ्लोरीन पर क्या होता है, -1 होता है। क्लियर। चलिए, फ्लोरीन के अलावा अन्य हैलोजन पर +1, +2, +4, +3, +5, +7 भी होता है। फ्लोरीन के अलावा अन्य हैलोजन पर +1 भी होता है, +2 भी होता है, +4 भी होता है, +3 भी होता है, +5 भी होता है, +7 भी होता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण बेटा, जैसे कि मान लो मैंने कहीं लिखा फॉर एग्जाम्पल HClO। ठीक है, अब HClO में हमको क्लोरीन परमाणु पर कितना ऑक्सीकरण है वो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्लोरीन परमाणु पर कितना ऑक्सीकरण है वो ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि हाइड्रोजन पर कितना होता है, +1। हाइड्रोजन पर कितना होता है, +1। चलो, क्लोरीन पर कितना है ज्ञात करना है, तो जिस पर ज्ञात करना उसको x मान लो। क्या मान लो बेटा, x मान लो। अभी हमें ज्ञात करना है कि क्लोरीन पर क्या आवेश है, कितना ऑक्सीकरण है, +x मान लो, x मान लो, जिसका ज्ञात करना उसको x मान लो। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पर जनरली क्या होता है, -2। ऑक्सीजन पर जनरली क्या होता है, -2 होता है। इस पूरे पर टोटल कितना आ जाएगा, इस पूरे पर टोटल आ जाएगा आपका 0। कितना आ जाएगा, 0। इस पूरे पर कुल आवेश कितना है, 0। तो इस पूरे पर कुल आवेश कितना है, 0। कितना, 0। क्लियर। चलो, तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, यहां से x बराबर आ जाएगा +1। और x किसका माना था, x हमने हैलोजन का माना था। तो इस पर कितना आ गया, इस पर +1 ऑक्सीकरण आ गया। कितना आ गया, +1 ऑक्सीकरण आ गया। तो इस तरह से आप +1 निकाल सकते हो। समझ में, फिर से बता रहा हूं बेटा, सुनना है। जब भी आपको किसी यौगिक में किसी तत्व पर ऑक्सीकरण निकालना हो तो हाइड्रोजन का मान लो यहाँ पे मुझे लिखना है, तो हाइड्रोजन का सामान्यतः +1 होता है, ऑक्सीजन का सामान्यतः क्या होता है, -2। अब आपके दिमाग में सर हमको कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन का -2 लेना है, +2 लेना है, +1। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन जो है वो जनरली सामान्यतः क्या लेता है, -2 लेता है। केवल कुछ विशेष कंडीशन में ही ऑक्सीजन का -1, +1, +2, -1/2। इन यौगिकों में ही बेटा ये दूसरा होता है। बाकी हमेशा जनरली, मतलब जनरली आप जो यौगिक देखेंगे उसमें ऑक्सीजन का -2 होगा, है ना। तो ये ऑक्सीजन का माइनस हो जाएगा, ये x और ये +1। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो +1 आ जाएगा। चलो, इसी तरह से एक उदाहरण और देखते हैं बेटा। मान लो जैसे कि आपको दे रखा है ClO2। क्या दे रखा है, ClO2। अब मुझे बोला जाए कि बताओ क्लोरीन का ऑक्सीकरण कितना है। तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण कितना है, तो क्लोरीन का x मान लो, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, -2। अब बता ना, ऑक्सीजन का जनरली -2। कितने ऑक्सीजन है बेटा, 2। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लिख दिए, बराबर इस पूरे पर कितना है बेटा, इस पूरे पर है 0 आवेश। कितना है, 0। इस पूरे पर 0। तो यहां से आप x बराबर क्या लिखोगे, यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, यहां से x बराबर हो जाएगा +4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, x बराबर +4 हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपको ये करना है। क्लियर। चलिए और उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण देखते हैं। HClO3। क्या बेटा, HClO3। चलो यहाँ पे निकालना है। देखो, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का x, ऑक्सीजन का -2। कितने ऑक्सीजन है, 3। तो ये 3 आ जाएगा, बराबर
इस पूरे पर आवेश कितना है 0, ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा +5, तो x बराबर हो जाएगा +5। तो इसका मतलब क्लोरीन पे +1 भी होता है, क्लोरीन पे +4 भी होता है, +1 भी होता है, +4 भी होता है, +5 भी होता है। देखो +5 भी होता है। इसी प्रकार से क्लोरीन पे +2 भी होता है, +3 भी होता है, +7 भी होता है। चलो तो ठीक है, क्लोरीन पे HClO2, इसमें देखोगे तो इसमें क्लोरीन पे +3 आएगा। कितना आएगा +3। इस तरह से क्लोरीन पे अगर आपने मान लीजिए HClO4 ये लिखा, तो यहाँ पे क्लोरीन पे कितना आ जाएगा +7 आ जाएगा। इसका नाम होता है बेटा परक्लोरिक एसिड, इसको हम बोलते हैं परक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? परक्लोरिक अम्ल। इसको हम बोलते हैं बेटा क्लोरस अम्ल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा क्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? क्लोरिक अम्ल। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल। ये याद रखने बेटा इनके नाम, हाइपोक्लोरस अम्ल, क्लोरिक अम्ल, क्लोरस अम्ल और परक्लोरिक अम्ल। और ये क्लोरीन डाइऑक्सीजन होता है। ठीक है, क्लोरीन डाइऑक्सीजन, तो ये बेटा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ ऑक्सीकरण अंक थी हैलोजन की जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, इस तरह से मान लो BRO है, अगर मान लो मैंने कहीं लिखा ClO या BRO, तो उसमें ऑक्सीकरण क्या आ जाएगी +2 आ जाएगी। तो इस तरह से ध्यान रखें। चलो ये हो गया। अब हम बात करेंगे, चलो ऑक्सीजन के लिए हो गया, हैलोजन के लिए हो गया, फ्लोरीन के लिए हो गया। चलिए अब बात करते हैं आगे की। अब आता है अगला नंबर 4, वर्ग प्रथम की धातुओं का ऑक्सीकरण अंक सदैव +1 होता है। एक बात ध्यान रखना बेटा, पहले वर्ग की जितनी भी धातुएं हैं उनका ऑक्सीकरण अंक सदैव +1 होता है। सदैव कितना होता है? +1। जैसे कि मान लो उदाहरण मैंने लिखा Na2O। अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि सोडियम जो है वो पहले वर्ग की धातु है। पहले वर्ग की धातु का सदैव क्या होगा? +1, ऑलवेज +1। मान लो मैंने कहीं लिखा पोटेशियम ऑक्साइड, तो इसमें पोटेशियम पर सदैव क्या होगा? +1 होगा। मान लो मैंने कहीं लिखा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, अगर मान लो कहीं पे मैंने सुपर ऑक्साइड लिखा तो पोटेशियम पर यहां पे भी +1। तो ध्यान रखना है पोटेशियम, सोडियम, इनमें सब में +1 आवेश होता है। ठीक है, Li2O, इसमें भी क्या होता है? +1। तो प्रथम वर्ग की जितनी भी धातुएं हैं उनका ऑक्सीकरण अंक सदैव +1 होता है। नंबर 5 में हम क्या लिखेंगे? द्वितीय वर्ग की धातु, सेकंड वर्ग की सभी धातु का ऑक्सीकरण अंक +2 होता है सदैव, ऑलवेज +2 होता है बेटा। जैसे कि उदाहरण मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है तो मैग्नीशियम पे ऑलवेज क्या होगा? +2। ऑक्सीजन पे ऑलवेज क्या होगा? -2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम दूसरे वर्ग का है, ऑलवेज +2, ऑक्सीजन पे -2। तो ध्यान रखना दूसरे वर्ग की जितनी भी धातुएं हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन पे +2। तो बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, बाप, राजी, यही ट्रिक था ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और
रेडियम। तो इन पे ये वर्ग 2 की जो धातुएं हैं बेटा, इनका ऑक्सीकरण अंक सभी का हमेशा क्या होता है? +2, हमेशा, ऑलवेज। वर्ग फर्स्ट की बात करें, वर्ग प्रथम, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनका ऑक्सीकरण अंक सदैव +1 होता है। ये याद रखना है बेटा, ठीक है, ऑलवेज +1 होता है। चलिए छठा, एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण अंक सदैव +3 होता है। एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण अंक सदैव +3 होता है, मतलब कि जैसे उदाहरण Al2O3, Al2O3 में एल्यूमिनियम दे रखा है, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव बेटा क्या है? +3। कहीं पर भी, जैसे मान लो एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इसमें ऑक्सीकरण अंक ऑलवेज क्या होगा? +3 होगा। कोई भी दे रखा है, जैसे मान लो AlF3, सदैव क्या होगा? +3 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। नंबर 7, तत्व अवस्था में परमाणु का ऑक्सीकरण अंक सदैव, तत्व अवस्था में परमाणु का ऑक्सीकरण अंक सदैव 0 होता है। तत्व अवस्था में परमाणु का ऑक्सीकरण अंक सदैव 0 होता है, मतलब कि O2। अब O2 तत्व अवस्था में, तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा बेटा? 0। F2 तत्व है, तत्व अवस्था में इसका ऑक्सीकरण क्या होगा? 0। P4 फास्फोरस तत्व में 4 परमाणु, इसमें 0। N2 तत्व अवस्था में 0। जब भी कोई परमाणु, जब भी कोई प्रजाति तत्व अवस्था में होती है, तत्व अवस्था में परमाणु का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। अब आप बोलोगे तत्व क्या होता है? तत्व के अंदर बच्चों जितने भी परमाणु होते हैं वो समान प्रकार के होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन तत्व, ऑक्सीजन तत्व में जो दोनों परमाणु वो दोनों ऑक्सीजन के होंगे। फ्लोरीन तत्व, फ्लोरीन में ये जो दोनों परमाणु वो किसके होंगे? फ्लोरीन के होंगे। फास्फोरस तत्व, फास्फोरस में जो दोनों चारों परमाणु होंगे वो किसके होंगे? फास्फोरस के। तो एक तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं सब क्या होते हैं? समान। नाइट्रोजन में जितने भी परमाणु होंगे वो सारे के सारे नाइट्रोजन के होंगे। तो ये सब तत्व है क्योंकि इनमें समान प्रकार के परमाणु हैं। लेकिन मान लो मैंने कहीं लिखा HCl, अब ये HCl तत्व नहीं, इसको हम बोलते हैं बेटा यौगिक। क्या बोलते हैं बेटा? यौगिक। मान लो मैंने लिखा H2SO4, अब ये तत्व नहीं है, इसमें एक से ज्यादा प्रकार के तत्वों के परमाणु हैं। एक से ज्यादा प्रकार के तत्वों के परमाणु हैं तो यौगिक। आप यहां देख सकते हैं इस यौगिक में हाइड्रोजन तत्व का परमाणु भी है और क्लोरीन तत्व का परमाणु भी है। इस यौगिक में हाइड्रोजन तत्व का परमाणु भी है, सल्फर तत्व का भी है, ऑक्सीजन का भी। जब एक से ज्यादा प्रकार के तत्वों के परमाणु हो तो उसको यौगिक बोलते हैं। एक से ज्यादा प्रकार के तत्वों के परमाणु हो तो उसको यौगिक बोलते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, यौगिक अलग बात होती है और तत्व अलग बात है। तत्व में जितने भी परमाणु हो सब समान प्रकार के, इस तत्व में जितने भी परमाणु सब समान प्रकार के, इस तत्व में जितने भी परमाणु सब फास्फोरस के समान, इस तत्व में जितने भी परमाणु दोनों नाइट्रोजन के। लेकिन यहाँ देखो ये तत्व नहीं, यौगिक है। तो तत्व अवस्था में बेटा ऑक्सीकरण अंक सदैव क्या होता है? सदैव 0 होता है, ये ध्यान रखना बेटा। चलिए यहां तक की बात क्लियर। 8वां, किसी भी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था का योग 0 होता है।
किसी भी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग शून्य होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो HCl एक यौगिक है। इस यौगिक में हाइड्रोजन तत्व और क्लोरीन तत्व, इनके परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का जो योग होगा वो शून्य होगा। H3PO4 में हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, इन तीनों तत्वों के परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग क्या होगा? शून्य होगा। मान लो मैंने लिखा H2SO4 में उपस्थित जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों के परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्था का योग शून्य होगा। जैसे कि HCl में हाइड्रोजन पे +1, क्लोरीन पे -1, तो इसका कुल योग जो आएगा वो कितना आएगा? +1 -1, तो ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। H3PO4 में हाइड्रोजन पे +1 होता है। कितने हाइड्रोजन? 3, तो 3 × +1 प्लस फास्फोरस पे होता है +5 या जो भी होता है। चलो मान लो किसी को फास्फोरस पे कितना है नहीं पता, कोई बात, मैं आपको बताता हूं। यहाँ हाइड्रोजन का कुल ऑक्सीकरण अवस्था जो भी है, 3 हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो भी हैं, प्लस फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था जो भी है और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था जो भी है, इन सब का जो योग आएगा बेटा वो शून्य आएगा। तो 3 हाइड्रोजन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, फास्फोरस परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, सबका योग कितना आना चाहिए बेटा? शून्य। इधर भी सारे ही परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, इन सब का योग जो है बेटा ये शून्य आना चाहिए। ध्यान रखना, यौगिक पर कुल आवेश शून्य होता है। इसमें उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? उनका योग जो होगा वो शून्य होगा। चलो मैं इसको कैलकुलेट करता हूं बेटा। देखो इस पर टोटल आवेश कितना है? 0। हाइड्रोजन पर कितना है? हाइड्रोजन पर +1, कितने हाइड्रोजन है? 3। चलो मान लो मुझे फास्फोरस का नहीं पता, जिसका मुझे नहीं पता उसको x मान लो, प्लस ऑक्सीजन का सामान्यतया क्या होता है? ऑक्सीजन का सामान्यतया -2 होता है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 4, तो ये 4 आ जाएंगे बराबर, ये कितना हो जाएगा? 0। इस पूरे का योग जो आएगा वो 0। इसका मतलब यहां से मैं x का मान निकाल सकता हूं। x मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा +5। ये x का मतलब क्या है बेटा? फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था। फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? +5 आ जाएगी। तो फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था जो होगी वो इस यौगिक में कितनी आ जाएगी बेटा? +5 आ जाएगी। अब देखो हाइड्रोजन का देखो +3 × +1, तो +3 हो गया। x का मतलब +5 और +3, ये कितना हो गया? +3 और +5 +8 हो गया। 4 × 2 -8 और +8 0 आ जाएगा टोटल। उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा बेटा, इन सब की ऑक्सीकरण अवस्था का योग जो होगा बेटा वो शून्य आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। चलो 9वां रूल क्या है बेटा? देखते हैं बेटा। जब भी कोई आयन दिया हुआ हो आपको, किसी भी आयन पर उपस्थित आवेश, किसी भी आयन पर उपस्थित आवेश उस आयन में उपस्थित सभी परमाणुओं के, किसी भी आयन पर उपस्थित आवेश उस आयन में उपस्थित सभी परमाणु के ऑक्सीकरण अवस्था के योग के तुल्य होता है। ठीक है, तो किसी भी आयन पर उपस्थित आवेश उस आयन में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्था के योग के तुल्य होता है। जैसे कि मान लो उदाहरण
NO3 माइनस। ठीक है, अब इस आयन को हम बच्चों बोलते हैं क्या? नाइट्रेट आयन। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट आयन। अब देखो क्या लिखा है, किसी भी आयन पर उपस्थित आवेश, इस पूरे आयन पर कितना आवेश उपस्थित है? -1। तो इस पूरे आयन पर उपस्थित है -1। उस आयन में उपस्थित सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण अवस्था के योग के तुल्य है। तो इस पर उपस्थित आवेश जो है, इसमें उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्था के योग के तुल्य। नाइट्रोजन की जो भी ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीजन की जो भी ऑक्सीकरण अवस्था है, इन सब का जब जोड़ करोगे तब जाकर के ये आवेश -1 के बराबर होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने कहीं लिखा CO3-2, तो इस पूरे आयन पर उपस्थित कुल आवेश, ये कुल आवेश, इसमें उपस्थित कार्बन परमाणु पर जितना आवेश है, ऑक्सीजन परमाणु पर जितना आवेश है, उनके योग के बराबर होगा। तो किसी भी आयन पर उपस्थित आवेश जो है, उस आयन में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं पर जो ऑक्सीकरण अंक है, उसके योग के बराबर होता है। ये बेटा ध्यान रखना। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, ऐसा होता है यहाँ पे। तो ये सारी बातें बेटा ये हमें पता होनी चाहिए। तो ये कुछ नियम है बेटा, इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम तत्वों के ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन, प्रश्न करते हैं बेटा। आओ प्रश्न लिखना बेटा। निम्न यौगिकों में रेखांकित तत्वों के ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो। निम्न यौगिकों में रेखांकित तत्वों के ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो। उसमें सबसे पहला है H2SO4 और उसमें रेखांकित कौन है? सल्फर। सल्फर का ऑक्सीकरण ज्ञात करना है। दूसरा है बेटा यहाँ पे HClO2, क्लोरीन का ऑक्सीकरण ज्ञात करना है। तीसरा है बेटा PO4-3, फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण ज्ञात करना है। चौथा है बेटा N-3, नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण ज्ञात करना है। CO2, कार्बन का ऑक्सीकरण ज्ञात करना है। O3 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण ज्ञात करना है। छठा, ये 6 आ जाएगा, 6। ठीक है, चलो 6 के बाद 7, ये हो गया। चलो 6 के बाद 7, FeCN का होल 6 -1। आयरन का ऑक्सीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, फिर AlCl3, एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण ज्ञात करना है। 9वां आप लिखना इसमें, 9th आप लिखे Ki3, आयोडीन का ऑक्सीकरण ज्ञात करना। और एक लास्ट और लिख ले बेटा, एक लास्ट और लिख लें, N3-, नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण ज्ञात करना। चलो तो ये सारे हमको करने बेटा। ठीक है, चलो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट H2SO4, सल्फर का ऑक्सीकरण ज्ञात करना। किसका? सल्फर का। तो आप मुझे बताओ, सल्फर का ऑक्सीकरण ज्ञात करने के लिए मुझे बताओ हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कितना लिखते हो? +1 लिखते हो। कितने हाइड्रोजन है? 2 प्लस सल्फर का ऑक्सीकरण ज्ञात करना। जिसका ज्ञात करना उसको बेटा क्या मान लो? X मान लो।
ऑक्सीजन का सामान्यतया कितना होता है? ऑक्सीजन का सामान्यतया -2 होता है। कितने ऑक्सीजन परमाणु है? 4 ऑक्सीजन परमाणु। इस पूरे का योग कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। यौगिक पर कुल आवेश कितना होता है? 0। किसी भी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं पर जो ऑक्सीकरण अंक है उसका योग कितना आएगा? 0। इन सब का योग कितना आएगा? 0 आएगा। यहां से जब बच्चों में x काउंट करूंगा तो ये x आ जाएगा बेटा मेरा +6। मतलब कि सल्फर का ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया? +6 हो जाएगा। समझ में आई बात यहां तक की? चल दूसरा क्या है? HClO2। HClO2 तो हाइड्रोजन का कितना? हमें किसका निकालना है भाई? हमें किसका निकालना है? क्लोरीन का निकालना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लोरीन का निकालना है। चलो कैसे निकालेंगे देखो। हाइड्रोजन का कितना है? +1, सामान्यतः +1 लिखते हो। क्लोरीन का कितना है? ज्ञात करना है प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो यहां से कितना हो जाएगा? कुल 0। इस पूरे पर कुल आवेश कितना है? 0। इस यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु के ऑक्सीकरण अंक का योग कितना होता है? 0। यौगिक में हमेशा आवेश टोटल 0 बन जाएगा। तो यहां से आप x कितना लिखोगे? यहां से आप x कितना लिखोगे? +3 लिखोगे। चलो तीसरा क्या है? PO4 -3 में फास्फोरस। बहुत बढ़िया। PO4 -3 में आपको फास्फोरस का निकालना है। फास्फोरस का जिसका कैलकुलेट करना उसको x मान लो, जिसका भी ज्ञात करना उसको x मान लो। ऑक्सीजन पे कितना है? -2। कितने ऑक्सीजन है? 4। तो 4 बराबर इस पूरे पर कुल आवेश कितना है? -3। तो ये आ जाएगा -3। यहां से x का मान कितना आएगा? +5। तो ये आ गया बेटा आपका +5। क्लोरीन पे कितना आ गया? +3। तो इस तरीके से हमको बेटा ये कैलकुलेट करने हैं। चलिए फिर चौथा N-3। चौथा आपका आ जाएगा N-3। चलो किसका ज्ञात करना है? हमें ज्ञात किसका करना है? हमें ज्ञात करना है नाइट्रोजन का। जिसका ज्ञात करना है उसको x मान लो। उस पर कितना आवेश है? -3। तो ये किसके बराबर? -3 के बराबर। तो x पे कितना आ जाएगा? -3। इसका कितना हो जाएगा? -3 ऑक्सीकरण अंक हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, आप इन सबको कर लोगे मुझे पूरी उम्मीद है। मैं ये वाला बताता हूं बेटा, ये वाला 7वां बताता हूं। चलो समय बर्बाद किए बिना मैं 7वां बताता हूं, बाकी सब आपको होमवर्क में करने हैं। बाकी सब आपको किस में करने? होमवर्क में। चलो इसमें हमें निकालना आयरन का। जिसका ज्ञात करना उसको x मान लो। ये क्या दे रखा है? CN। CN को हम बोलते हैं बेटा CN- होता है, साइनाइड होता है बेटा। ये इसको हम क्या बोलते हैं? साइनाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा? साइनाइड होता है ये। ठीक है, तो साइनाइड जो है बेटा, इस साइनाइड पे कितना आवेश है? इस साइनाइड पे आप देख सकते हो -1 आवेश है। तो -1 आवेश साइनाइड पे हमेशा कितना होता है? -1। साइनाइड पे कितना? -1। तो साइनाइड पे आवेश होता है बेटा -1। कितने साइनाइड है? 6। तो x + 6 × इंटू बराबर इस पूरे पर कुल आवेश कितना? -4। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा +2। मतलब कि आयरन पर कितना ऑक्सीकरण अंक है? +2। हमेशा ध्यान रखना बेटा, साइनाइड पर -1 आवेश होता है। कितना होता है? साइनाइड पर -1 आवेश होता है। तो ये बच्चों मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बता दिए, कुछ क्वेश्चंस करके बताए। बाकी जो बच्चे हैं वो आपको खुद करने हैं घर पे बैठ करके। ठीक है, इनके आंसर मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। यह है बच्चों पूरी कहानी ऑक्सीकरण अंक की, जो थी आपको सुनानी। अब हम बात करेंगे बेटा अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, और वो अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रभावी
नाभिकीय आवेश, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं बेटा जेड इफेक्टिव, और इसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या लिखते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके ब्रैकेट में हम लिखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, चलो इफेक्टिव। अच्छा, इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको होमवर्क का क्वेश्चन करवा देता हूं यार। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर, वह वर्ग संख्या क्या है जिसके सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं है? चलो 13 की बात करते हैं। वर्ग 13, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। इसके बाहरी कोश क्या लिखा है? बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। देखो इसके बाहरी कोश में क्या आता है? 2s2 2p1 ये आता है। ये दूसरे आवर्त का है ना, दूसरे आवर्त का है तो बाहर की तरफ विन्यास क्या आएगा? 2s2 2p1। ये सेकंड आवर्त का बेटा, बोरोन जो है ये सेकंड आवर्त का है, सेकंड आवर्त का 2s2 2p1। अच्छा, एल्यूमिनियम किसका है? थर्ड आवर्त का है। अगर थर्ड आवर्त का है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 3s2 3p1 ये लिखूंगा। चलो, गैलियम क्या है? गैलियम फोर्थ आवर्त का है, तो ये क्या आ जाएगा? 4s2 4p1। इंडियम, इंडियम किसका है? फिफ्थ आवर्त का है, इसका बाहरी कोश का क्या आ जाएगा? 5s2 5p1। सिक्स आवर्त का किसका है? सिक्स आवर्त का, ये हो जाएगा 6s2 6p1 ये आ जाएगा। अब देखो बेटा, इसके बाहरी कोश में 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन, 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन, सभी के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। 13 जो ग्रुप है उसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलो, वर्ग क्रमांक 11। वर्ग 11 में क्या क्या आते हैं? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तीनों आते हैं वर्ग 11 में। वर्ग 11 की अगर बात करूं तो इसके बाहरी कोश में ये जो विन्यास होता है, ये जो विन्यास होता है वो होता है 3d10 4s1 यही लिखते हो, या इसको मैं थोड़ा और तरीके से लिखूं तो बाहर की तरफ विन्यास क्या होता है? 4s1 3d10 ये लिखते हो। ठीक है, इसके लिए क्या लिखो? 5s1 3d10 6s1 4d10 6s1 5d10। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने इतना जल्दी जल्दी विन्यास लिख कैसे लिया? बहुत आसान है। कई बच्चों को लग रहा होगा सर आपने इतना जल्दी विन्यास कैसे लिख लिया? बहुत आसान है। देखो, कॉपर कौन से आवर्त का, ये बताओ मुझे। कॉपर फोर्थ आवर्त का है, सिल्वर फिफ्थ आवर्त का है, और गोल्ड सिक्स्थ आवर्त का है। चौथे आवर्त में है तो 4s1, पांचवें आवर्त में है तो 5s1, छठे आवर्त में है तो 6s1। याद हो गया? ये 3D श्रृंखला का तत्व है तो 3d10, ये 4D सीरीज का है तो 4d10, ये 5D का है तो 5d10। याद करो, डी ब्लॉक के तत्वों की 4 श्रेणियां पड़ी थी। 3D श्रेणी के डी ब्लॉक के तत्व, 5D श्रेणी के डी ब्लॉक के तत्व, 4D और 5D और 6D। तो 3D 4D 5D और 6D ये 4 श्रेणियां हमने डी ब्लॉक के तत्वों की हमने पढ़ के। तो 4s1 3d10, 5s1 4d10, 6s1 5d10। तो ये बच्चन के विन्यास है। अब देखो, इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी बाहरी कक्षा में 1 और इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है मात्र सभी तत्वों में। अब बात करते हैं 9th की। 9th के अंदर आता है कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम। कोबाल्ट की बात करो तो इसका बाहरी कोश का विन्यास जो है वो ये है 4s2 3d7
रोडियम के बाहरी कोश की बात करें तो इसका विन्यास क्या है, 5s1 4d8 ये होता है। और इसके विन्यास की बात करें तो ये होता है 6s2 5d7। नाइन्थ वर्ग जो है बेटा, ये नाइन्थ वर्ग में बीच में एक अपवाद है, रोडियम। रोडियम एक अपवाद है, ये आपको ध्यान रखना है। रोडियम के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी नहीं होती जितनी कि कोबाल्ट में होती है और इरिडियम में। तो ये वाला जो वर्ग है उसमें सभी तत्वों के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं है। इन दोनों में दो दो है लेकिन इसमें एक है, तो यहां पे समान इलेक्ट्रॉन नहीं है बाह्यतम कोश में। यही तो पूछा है, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन समान संख्या में कहा नहीं है, तो यहां पे नहीं है भैया। चलो बात करें 18 की। 18 में सबसे पहले कौन आता है, हीलियम। हीलियम का विन्यास क्या है, 1s2। हीलियम का विन्यास क्या है, 1s2। नियोन का विन्यास क्या है बाहरी कोश का, 2s2 2p6। हीलियम की बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और नियोन की बाहरी कोश में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन मतलब कि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं है, समान इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कि ये भी आंसर सही हो जाएगा। तो सी और डी वो वर्ग है जिनके तत्वों के सभी तत्वों के बाहरी विन्यास समान नहीं, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन समान नहीं। तो ये ध्यान रखना है बच्चों इसमें, ठीक है। ये मोटी मोटी बात है, ये आपको ध्यान रखना है। चल तो आज मुझे बच्चों जेड इफेक्टिव पढ़ाना था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि मैं इसको स्टार्ट कर पाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको अगली क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा हम आते हैं पहले क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अंक है +1 -1 दोनों या कोई नहीं। चलिए कर लिया होगा। अगला है परक्लोरिक अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था है। दोनों क्वेश्चन कर लिए होंगे। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है, +1 भी है -1 भी है, दोनों होती है ऑक्सीकरण अवस्था। परक्लोरिक अम्ल आपको मैंने बताया था HClO4, इसको हम बोलते हैं परक्लोरिक अम्ल। इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या, बहुत सिंपल, हाइड्रोजन की +1, जिसकी ज्ञात करनी है उसको X मान लो, ऑक्सीजन की -2, कितने ऑक्सीजन है 4 बराबर, इस पूरे पर आवेश कितना है 0 0, तो x बराबर हो जाएगा +7, तो आंसर आ जाएगा +7, ये आ जाएगा, ठीक है। चल तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, आज हमने ऑक्सीकरण अंक को कंप्लीट किया। अनफॉर्चुनेटली हम प्रभावी नाभिकीय आवेश को नहीं पढ़ पाए, लेकिन कोई बात नहीं, अगली क्लास में देखेंगे। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा और अगली ही क्लास में मैं परमाणु और आयनिक त्रिज्या के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। चलिए तो आज के लिए बच्चों इतना ही।